हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारे FIGC का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम कवर करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा चीज़ है जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, तो पूरे लेक्चर में बने रहें। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले तो मतलब समझते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। जैसे आप लोग बचपन में जब छोटे थे तो आप आपके माँ बाप की बातें सुनते थे कि यार बड़ा होके ये बनना है, बड़ा होके ये करना है, फिर पैसे कमाने, घर लेना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके पेरेंट्स ने बोला होगा। फिर आप उन चीज़ों को फॉलो करते कि भाई अपने पेरेंट्स ने अगर अपने को अच्छे संस्कार दिए तो हम जितने जितने हमारे बाद पेरेंट्स ने कहा है हम सब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। होता है कुछ बातें आप आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो और कुछ नहीं भी करते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको आपके लाइफ में जो आपके पेरेंट्स ने आपको रूल्स दिया है, जो गाइडलाइंस दिया है, वो आप आपकी लाइफ में क्या करते हो? फॉलो करते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही है, इट इज अ गाइडलाइंस टू राइट द अकाउंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? गाइडलाइंस है जिससे अपन हिसाब किताब करने वाले हैं अपने फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? तो एज एन अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अकाउंट्स लिखने के लिए। जिसमें पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसी को कंटिन्यू करता हूं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा बेटा पहले तो तू स्टडी कर ले, दूसरा बड़ों की रिस्पेक्ट कर, फिर अच्छी स्टडी करेगा तो अच्छा प्रोफेशन चूज कर सकता है, अच्छा प्रोफेशन चूज करेगा अच्छा सैलरी मिलेगा और लाइफ अच्छी होगी। तो मैंने मेरे पेरेंट्स की इतने सारे बातें सुन ली, बट उसमें से मैंने मेरे लाइफ में कितना इंप्लीमेंट किया? भाई मैंने स्टडी तो कर लिया, बड़ों का रिस्पेक्ट भी करो, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स मेरे से हो ही नहीं रहा है। मैंने ऐसा सोचा है कि भाई मेरे को तो जॉब ही करना है। इसका मतलब मैंने तीन चीज मेरे पेरेंट्स की सुन ली है, स्टडी कर लिया है, बड़ों का रिस्पेक्ट कर लिया है, और अगर प्रोफेशन कोर्स की बात करें तो प्रोफेशन कोर्स नहीं करके मैंने क्या सिलेक्ट किया है? जॉब करने का सिलेक्ट किया है। तो ये सारी चीजें मुझे क्या करना है? मेरे डैडी को बताना है, डैडी आपने ऐसा ऐसा सब बोला था बट मैंने सिर्फ यही चीज अपने लाइफ में फॉलो किया है। तो डैडी को समझ में आएगा और डैडी फिर अपने को क्या कर सकते हैं? गाइड कर सकते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि आपको आपकी जो भी पॉलिसीज है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट का टर्म जब करवाया था उसमें सेकंड लास्ट पॉइंट था डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में एग्जांपल दिया था, एक पर्सन था जिसके बैग में कैट था, उसने बताया। डॉक्टर था, डॉक्टर ने अपने पेशेंट को बताया भाई तेरा हेल्थ में ये इशू है। मतलब सारी चीजें डिस्क्लोज अगर हो जाएगी तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि जो भी अकाउंटेंट है उसको अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा? लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखते डेफिनेशन में क्या लिखा है। According to this standard, the accounting policy followed in preparation and presentation of financial statement। देखो सिंपल लैंग्वेज में according to this policy क्या बोला उसने? जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो या लिख रहे हो अकाउंट लिखने के लिए, जो भी आपने पॉलिसीज लिया है, प्रेजेंटेशन किया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो लोगों को डिस्क्लोज हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज followed in preparation and presentation of financial statement should form a part of financial statement and normally be disclosed in one place। I just hope आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 समझ में आया। पहला तो आपको सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप अकाउंट्स किस बेसिस पे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, ये आपको शो करना पड़ेगा। दूसरे पॉलिसीज की बात करेंगे, मतलब दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो इट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अब ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी क्या होता है? तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का मतलब होता है, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, गुड्स जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो। इन्वेंटरी इज ओनली द थिंग दैट इन विच यू डू द बिजनेस। आपको याद होगा मैंने गुड्स का डेफिनेशन दिया था, गुड्स आर द कमोडिटी इन विच बिजनेसमैन डील्स। तो हमको इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक किसका रखना है? गुड्स का। उसके ऊपर ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने एक लैपटॉप परचेज किया था 2010 में 40,000 का, और 2015 में उसका कीमत है 15,000 रुपए। कीमत है, मैं बेच नहीं रहा हूं, कीमत है बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हिसाब किताब करोगे तो किस पे लिखोगे? कॉस्ट प्राइस, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखोगे। तो बस ये इन्वेंटरी के बारे में भी यही इसने बोला है कि जब भी आप स्टॉक का वैल्यू करते हो
तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम है उस पे आपको वैल्यू करना होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है? स्टॉप, डिस्क्लोज करो। क्या डिस्क्लोज करना है? इन्वेंटरी के बारे में याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। डिस्क्लोज इन्वेंटरी, डिस्क्लोज इन्वेंटरी 1 2, डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्वेंटरी को किस पे वैल्यू करना है? तो इन्वेंटरी को वैल्यू करना है आपको एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके 11 के सिलेबस के हिसाब से तो इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 12th में थोड़ा सा इसका पार्ट आएगा और लेटर ऑन जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तब आपको इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक आ जाएगा। होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम हिसाब किताब पैसे से रिलेटेड करते हैं कि भाई मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कितना पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में कितना पैसा इन्वॉल्व है, टोटल मेरे पास अब कितना पैसा बचा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। चाहिए तो इसका डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज prepared and presented for the period for which profit and loss account is prepared। मतलब जिस साल के लिए आप हिसाब किताब कर रहे हो उस साल के लिए हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ताकि अपने को पता चले कि हमारे पास कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा है, कितना फाइनेंशियल एक्टिविटी का पैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पैसा है। ये सब एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रिसिएशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, डेप्रिसिएशन होता है असेट का वैल्यू कम करना। तो यहां पे डेप्रिसिएशन के अंदर आपको क्या याद रखना है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डील्स विद अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब जितना भी आपने असेट परचेज किया वो कॉस्ट पे होना चाहिए, उससे रिलेटेड खर्चा जो है उसी के अंदर ऐड होना चाहिए, अलग से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एसी परचेज किया और उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिया, अब ये दोनों एक साथ ही होना चाहिए, अलग नहीं दिखना चाहिए, ताकि उसका कॉस्ट अपने को पता चल सके। दूसरा, अगर उसका लाइफ 10 साल के लिए है तो 10 साल के बाद वो असेट आपके बुक में नहीं दिखना चाहिए, उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो ये कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी 6, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है डेप्रिसिएशन। डेफिनेशन देखते क्या दिया है। According to this standard, depreciation amount of asset should be allocated on systematic basis for each accounting period during the useful life of an asset। जब तक उसका लाइफ है तब तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रॉपर दो, एक बार उसका लाइफ खत्म हुआ तो उसको असेट्स में से निकाल दो। तो यहाँ पे आपने किया 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 डिस्क्लोजर, 2 इन्वेंटरी, 3 कैश फ्लो एंड 6 डेप्रिसिएशन। आई जस्ट होप आपको समझ में आया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है? डिस्क्लोज करेगा क्या? इन्वेंटरी और पैसा, कैश फ्लो, फिर डेप्रिसिएशन। तो ये 4 हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया है, डिस्क्लोजर, इन्वेंटरी, कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन। डिस्क्लोजर, इन्वेंटरी, कैश फ्लो एंड डेप्रिसिएशन। 1 2 3 6 1 2 3 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, बट 11 के सिलेबस में आपके टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र बोर्ड में जितना दिया है हम उतना ही आज प्रिपेयर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किस में डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 डील्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है? भाई मैंने मेरे बिजनेस को स्टार्ट किया था बहुत एंथुसियाज्म से कि यार मेरे बिजनेस में ये होगा ये होगा, मैंने बहुत चीज सोचा था, लेकिन एक टाइम के बाद मेरा बिजनेस पुराना हो गया है। तो मुझे सोसाइटी के साथ चलने के लिए, लोगों के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? रिसर्च करूंगा, डेवलपमेंट करूंगा मेरे बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए मैं तो नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को अपॉइंट करूंगा, तो उसका जो खर्चा होगा ये भी आपको अपने बिजनेस में लिखना है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 कहता है। ऐसा नहीं कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कैपिटल एक्सपेंस नहीं, आपको उसको पहचानना है और कहां लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 कहता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट cost should be charged as an expense for the period for which they are actually incurred। तो जितना भी खर्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको एक्सपेंस ट्रीट करो और जिस साल आपने किया है उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में उसको आप दिखा दो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की तरफ, देखते क्या है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कहता है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब क्या होता है कि आपको पहचानना है। रेवेन्यू मतलब बार बार आने वाला एक्सपेंस या इनकम। तो रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर आपको एक्सपेंसेस को पहचानना, ये रेवेन्यू इन नेचर है या नहीं है, और जो रेवेन्यू है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो। कैपिटल है तो कहां लिखना, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। देखते हैं क्या है। दिस स्टैंडर्ड्स डील्स विद द बेसिक रिक्वायर्ड फॉर recognition of revenue items in profit and loss account. In profit and loss account of an enterprise, it lays down the condition to recognize revenue that arises from various transaction of an enterprise. अपने को मालूम होना चाहिए भाई मैंने ये ट्रांजैक्शन किया तो इससे जो पैसा जनरेट होने वाला वो रेगुलरली जनरेट होने वाला है क्या एक ही बार जनरेट। रेगुलर जनरेट होना मतलब ये रेवेन्यू है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दो। एक बार होने वाला भाई कैपिटल है, इसको अलग से कुछ प्रेजेंट करेंगे। समझ में आ। रेवेन्यू मतलब बार बार आने वाला चीज। तो बिजनेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सपेंस या ये इनकम रेवेन्यू है या कैपिटल है या डिफर्ड है, जो भी है आपको एक्सपेंसेस मैंने पढ़ा दिया था उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ 8, 9। पहले हमने किया था 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 डिस्क्लोजर 2 इन्वेंटरी 3 कॉस्ट कैश फ्लो एंड 6 था डेप्रिसिएशन। अभी 8, 9 और लास्ट है 10। इसके स्लाइड में लास्ट है 10, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फिक्स असेट। अब फिक्स असेट तो आपको पता है कि फिक्स असेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या बताया कि भाई फिक्स असेट जब भी आप परचेज करोगे जो भी तुम्हारा फिक्स असेट होगा उसको आपने उसका जो भी कॉस्ट है उसके अंदर ऐड कर दो और उसके प्रॉपर डेप्रिसिएशन, जैसे आपने डेप्रिसिएशन के बारे में दिया प्रॉपर डेप्रिसिएशन देना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर। जितना लाइफ है उतने लाइफ तक उसको डेप्रिशिएट दो। यहाँ पे भी उसने सेम कहा है फिक्स असेट को हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, उससे रिलेटेड खर्चा है वो ऐड करेंगे, जितना लाइफ है उतने लाइफ तक उसको रखेंगे और बाद में उसे राइट ऑफ कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट शुड बी कंप्राइज ऑफ ओरिजिनल एंड एट्रीब्यूटल कॉस्ट brings to the asset in working condition for its intended use. The fixed asset should be eliminated from financial statement on disposal or when the future benefit is expected for their use. जब तक उसका यूज है तब तक आप रखना है, उसका लाइफ जब तक है तब तक रखो, उसके बाद उसे डिस्पोजल यानी कि निकाल दो। तो ये हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स असेट। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते। 8, 9, 10 पहले किया 1 2 3 6 8 9 10 1 2 3 6 8 9 10 1 2 3 6 8 9 10 1 क्या है डिस्क्लोजर, 2 क्या है इन्वेंटरी, 3 क्या है कैश फ्लो, 6 क्या है डेप्रिसिएशन, 8 9 10 8 9 10 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद आपको रेवेन्यू रिकग्निशन है, उसके बाद आपको फिक्स असेट है। तो 8 9 10 RRF हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्या कहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट से मिलने वाला है। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, अब जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि भाई अभी पीएम ने हमको कोविड के सिचुएशन में जितने गरीब तबके के लोग थे उनको कुछ ना कुछ 500 उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया या उनको कुछ और हेल्प किया। अब हेल्प क्यों किया, बिकॉज उन्होंने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हम गरीब है, ये देखो हमारे डॉक्यूमेंट, तो गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया। वैसे ही एक एंटरप्राइज जो है उसको गवर्नमेंट के पॉलिसीज अपने को अडॉप्ट करने, अगर हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, गवर्नमेंट आपने जैसा बोला हम वैसे ही कर रहे हैं, तो हमारा एंटरप्राइज को क्या मिलेगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाएगा। आई होप आपको गवर्नमेंट ग्रांट क्या है समझ में आए। इसके ऊपर पूरा एक बड़ा लेक्चर भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में अभी तो छोटा सा पार्ट है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी recognized when there is an assurance that enterprise will comply with the condition attached to them। जब कंपनी उस गवर्नमेंट की कंडीशन को एक्सेप्ट कर ली, हाँ भाई हम आपने जैसा बोला हम वैसा ही कर रहे हैं, तो हमको गवर्नमेंट क्या दे देगी, ग्रांट्स दे देगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या आप कर सकते हो, तो ये भी एक बड़ा सा टॉपिक आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट पैसा इन्वेस्ट करना, क्यों इन्वेस्ट करना, हो सकता है उससे कोई इनकम जनरेट होने वाला होगा, इसलिए हमने क्या किया है इन्वेस्टमेंट किया। तो ये कौन से स्टैंडर्ड में कवर होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। According to this standard, an enterprise should disclose the current and long-term investment distinction in the financial statement। अब current और long time मतलब मैंने आपको बता दिया, फिक्स और करंट। फिक्स मतलब क्या होता है, एक साल से ज्यादा
करंट मतलब 1 साल से कम, तो गवर्नमेंट कहता है, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, पहले वो डिसाइड करो। अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाओ, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट दिखाओ। अगर करंट असेट है तो कॉस्ट प्राइस फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है। आगे दिया है करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लोअर कॉस्ट और फेयर वैल्यू, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, जो भी उसका कॉस्ट है जो भी उसका फेयर वैल्यू, इन दोनों में कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर। आपने इन्वेंटरी में देख लिया था। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पे उसको वैल्यू करना है। हाउएवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रहा है, इन्वेंटरी और इसके अंदर अगर इन्वेंटरी जो है वो करंट असेट्स में आता है, क्यों? क्योंकि स्टॉक तो फटाफट आप चेंज करते हो, तो करंट असेट है तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लेकिन लॉन्ग टर्म है तो अपने को किस पे वैल्यू करना चाहिए? असेट्स टू बी वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज पे। बढ़ेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 डील विद टैक्स इनकम। आप जब कमा रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगा? टैक्स लेगा। तो आपको प्रॉपर आपका इनकम बताना है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उसके प्रॉपर एक टैक्स चार्ज करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स शुड बी इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हो उसके अंदर आपका टैक्स का कैलकुलेशन प्रॉपर करो। तो इस तरह से आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने आपके टेक्स्ट बुक में थे वो मैंने कवर कर दिए। क्या क्या था? 1 2 3 6 1 2 3 6 1 डिस्क्लोजर, 2 इन्वेंटरी, 3 कैश फ्लो, 6 डेप्रिसिएशन। 1 2 3 6 8 9 10 8 9 10 में क्या देखा? तो रेवेन्यू रिकग्निशन देखा है, सॉरी 8 आपका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 9 आपका रेवेन्यू रिकग्निशन, 10 आपका क्या है? फिक्स असेट। 8 9 10 हो गया। 12 13 22 12 13 22 12 13 22 12 13 22 12 क्या देखा आपने? तो गवर्नमेंट ग्रांट्स। 13 क्या देखा? इन्वेस्टमेंट। और 22 क्या देखा? टैक्स इनकम। ऐसे बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपके सिलेबस में जितना था मैंने उतना करवा दिया। आई जस्ट होप आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।